लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के सामने आते ही अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार केंद्र की सत्ता में किस पार्टी का दबदबा कायम रहेगा, कौन सी पार्टी केंद्र की सत्ता में सरकार बनाएगी और किसको एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो एग्जिट पोल के नतीजों के बिल्कुल विपरीत दिखाई दिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने तक का जो दावा कर रही थी, एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं वही आंकड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन एसपीएन 9 न्यूज के एग्जिट पोल यहां पर हकीकत में परिवर्तित होते हुए नजर आए। तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई थी, तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बीच जो तमाम नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बहुमत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनने वाली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी करीब 12 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई उसी पायदान पर खड़ी हुई नजर आई जहां तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो पा रही थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां इंडिया गठबंधन की तरफ से जबरदस्त कमबैक किया गया। 2019 में देखा जाए तो एक सीट पर महज कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच जाता है। इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में यहां पर सफलता हासिल करता है और अब क्या प्रधानमंत्री बनाने में नीतीश कुमार बड़ा रोल निभाएंगे। ऐसे में न्यूज रूम में मैं मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से रहेंगी। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार का क्या रोल रहने वाला इस लोकसभा चुनाव में? देखा जाए तो 12 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। क्या यहां पर कोई बड़ा ऑफर अब केंद्र में दिया जाएगा नीतीश कुमार को, बीजेपी को, ताकि केंद्र की सत्ता बनाने में वो एक अहम भूमिका निभा सके? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है दिनेश इस पूरी बात के लिए यहाँ पर हमें पूरा जो सीटों का समीकरण है, जो संख्या है, उससे बेहतर तरीके से समझना होगा। इंडिया 293 सीटों पर अब जाकर के आगे नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन देखें तो तकरीबन इंडिया गठबंधन भी 230 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। अब आपने यहां पर देखा नीतीश कुमार का जिक्र किया। नीतीश कुमार को लेकर अभी भी बड़ी खबर ये आ रही है कि एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। 12 सीटों का आपने जिक्र किया, 12 सीटों से भी आगे अगर नीतीश कुमार फिर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का रुख कर लेते हैं तो 12 सीटें एनडीए की वो घट जाएंगे। और कहीं ना कहीं साथ ही साथ बड़ी भूमिका यहां पर आंध्र प्रदेश के टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी निभाने वाले हैं, जो 16 से 17 सीटों पर आगे नजर आए। कुल मिलाकर के ये दोनों लगभग 28 से 30 सीटें ला रहे हैं और अगर ये इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और नीतीश कुमार देखिए कहीं ना कहीं आज भी सूत्रधार है इंडिया गठबंधन के, और जिस प्रकार से अपनी तो 12 सीटें उन्होंने निकाली। चाहूंगा आपको यहाँ पर महज 20 सीटों का यहाँ पर जो है एक्सेस प्राप्त है एनडीए गठबंधन को। यदि यहाँ से नीतीश कुमार या कोई अन्य सहयोगी दल छिटकता हुआ नजर आता है एनडीए से तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को टैकल करेंगे? बिल्कुल, देखिए वही बात आती है। आपने यहाँ जिक्र किया कि कोई अगर सहयोगी दल छिटकता है, सहयोगी दल में बड़ी भूमिका किसकी होगी? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होगी। 12 सीटें वो जीत चुके हैं यहाँ पर। वो अगर चले जाते हैं वापस इंडिया गठबंधन में तो एनडीए जो 293 पर है 281 पर आ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू चले जाते हैं 281 से घट करके वो 264 पे आ जाएंगे, बहुमत से भी पीछे खिसक जाएंगे और बहुमत का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन पार कर जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार बिहार की विधानसभा में भी रहे हैं, लेकिन अपनी नीतियों के चलते यहाँ पर अपनी एक जो राजनीति करने का उनका तरीका है उसके चलते वो किंग मेकर नहीं, किंग मेकर की स्थिति में होने के बावजूद किंग बनते आए। लेकिन अब जाकर के वो केंद्र में किंग मेकर बन रहे हैं और देखना होगा कि किसे यहाँ वो किंग बनाते हैं। शरद पवार की तरफ से यहाँ पर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की गई है। तमाम जो है राजनीतिक खेल अभी होना बाकी है, क्योंकि नतीजे अभी आए हैं केंद्र की सत्ता में। यहाँ पर तमाम पार्टियां चाहेंगी कि उनकी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित हो। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनी है यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन बहुमत से काफी दूर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में जो फैसले लेते नजर आए हैं अब उन फैसलों को बोल्ड तरीके से लेने में कोई संकोच करते नजर आए? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि अब तक दोनों सरकारों में पूर्ण बहुमत बीजेपी को था। कई दल उनको छोड़कर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा 2019 के बाद से चाहे शिवसेना हो या फिर हम देखा अकाली दल हो, इसके अलावा हनुमान बेनीवाल हो, कई लोग उनसे अलग हुए, लेकिन बीजेपी की सेहत पर इसलिए असर नहीं पड़ा कि उनके पास 303 सीटें खुद की थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह का आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि लगभग 222 प्लस सीटें, यानी कि अगर 240 के आसपास भी माने तो यहाँ पर उसको बहुमत के लिए कम से कम 40 के आसपास सीटें
चाहिए तो डिपेंड रहना पड़ेगा। और देखिए डिपेंड रहने की स्थिति जब बनती हुई दिखाई पड़ रही है तो ऐसे में टीडीपी हो या जेडीयू हो, उनके तेवर भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके तेवर भी सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने पलटी मारी तो यहाँ पर बीजेपी के लिए सरकार बनाना जो है तीसरी बार मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी तक देखें बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया, क्योंकि वो लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, लगातार जो उनके सहयोगी दल है उनके साथ में कह सकते हैं पूरी चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी दल नाराज हुआ, अब देखिए कितने दल चाहते होंगे कि हमें ये मंत्रालय मिले, हमें वो मंत्रालय मिले। अब यहाँ पर साधना बीजेपी के लिए इन सब चीजों को मुश्किल होने वाला है। तो क्या यहाँ ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा खेल कर सकती है? जाहिर बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात होने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जेडीयू के नीतीश कुमार हैं एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, और यहाँ तक कि उनको पीएम पद तक ऑफर किया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये एक बड़ा अपने आप में खेल है, और जो खेल बीजेपी अब तक करती आई है कुछ वैसा खेल कांग्रेस पार्टी करने के मूड में है। क्योंकि यहाँ पर चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अमन जी, रोकना चाहूंगा 272 के जादुई आंकड़े को पार करने की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार कहां यहाँ पर फंसती हुई नजर आई, जिससे कि कहीं ना कहीं जो अब मुश्किलों का सामना करना। देखिए बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें तो अयोध्या जैसी जगह जहां पर राम मंदिर का निर्माण होता है, बीजेपी हर जगह पर उसके बारे में प्रचार प्रसार भी करती है, लेकिन उसी अयोध्या में उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल हम सीटें देखें, जो मजबूत सीटें मानी जाती हैं, उन सब सीटों पर बीजेपी की हार देखने को मिलती है। कांग्रेस पार्टी जिसका जनाधार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा था, एकमात्र सीट अगर हम 2019 में देखें उनके पास रही थी, वो भी अब यहाँ पर प्लस होती हुई नजर आए। आप देखिए 8 से 9 सीटों पर कहने की कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी है, और तकरीबन 35 से 40 के बीच में सपा दिखाई पड़ती है। तो आप पूरे के अगर गठबंधन को देखें तो यहाँ 40-45 सीटें उनके हिस्से में आती हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि अपने दम पे सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, उसको सहारा लेना पड़ेगा बाकी दलों का। अगर उन्होंने आंख दिखाई तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना, दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम लहराती हुई नजर आई, बंगाल में यहाँ पर एक बार फिर से ममता बनर्जी का जादू चला। क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों को ध्यान केंद्रित करके चल रही थी और यहीं पर निराशा हाथ लगी है? अब किस तरीके की रणनीतियां तैयार की जाएंगी? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि अति उत्साहवाद की शिकार कहीं ना कहीं बीजेपी हो गई। उनको ये पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में उनको इतनी सीटें गंवानी पड़ जाएंगी, और जिस तरह का प्रचार प्रसार कहें या जिस तरह का गठबंधन कहें या जिस तरह की रणनीति कहें कि इंडिया गठबंधन ने अपनाई, उनको काफी हद तक सफलता मिली, इससे कोई दो राय नहीं है। और यहाँ जिस तरह से बीजेपी फंसती हुई दिखाई पड़ती है तो बिल्कुल उनको मंथन मुझे लगता करना पड़ेगा। आपने सही कहा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल की बात करें तो आंकड़ों में और जो एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी का न सिर्फ जो है सीटें बढ़ रही है बल्कि वोट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब अब जो कैसे नतीजे सामने आए उसमें ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बार फिर से बड़े लेवल पे जीत दर्ज की है, और पहले से भी अधिक सीटें उनके पास आई हैं, 29-30 सीटें उनके पास है। तो आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी की जो तमाम सारी रणनीति थी वो धरी की धरी कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में रह गई। अब तमाम जगह पे उनको मंथन करना पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो जो सीएम योगी है वो बिल्कुल मंथन भी कर रहे हैं, और तमाम तरह से अब बातचीत भी होगी, कुछ लोगों पे गाज भी हो सकता है गिरती हुई नजर आ जाए। तो फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल समय, किस तरह से वो सरकार बचाती है, सरकार बनाती है, अब इसके ऊपर उनका फोकस पूरी तरह से लगा हुआ है। उत्तर भारत के विशेष तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश को छोड़कर तमाम राज्यों में करारा झटका मिला है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात की जाए तो तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये असर है कि हाँ, उत्तर भारत में विशेष तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी वो कमाल इस लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई। तनुज मेरे साथ मौजूद है। तनुज, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की या फिर महागठबंधन की बात करें, जो मजबूती देखने को मिली है करीब 10 सीटों पर, यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर आरजेडी का कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्या आरजेडी 2020 की बिना पर यहां बेहतर स्थिति में अपने आप को पाती है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बेहतर स्थिति में इस समय आरजेडी जो 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आएगी। क्योंकि जेडीयू का सबसे बड़ा कारण देखिए यही माना जाता है नीतीश कुमार, क्योंकि वो पलटी बहुत ज्यादा मारते हैं। अब देखिए आप रुझान आए, चर्चा शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा है कि वो पलटी मार सकते हैं। और देखिए भाई, किसी को प्रधानमंत्री पद का अगर ऑफर मिलेगा तो क्यों वो जाकर दूसरे की पार्टी में शामिल नहीं होगा। ऐसे में ये बात निकल कर सामने आ रही है। और अभी हाल ही में
जेडीयू के नेता का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो सकता है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है। वो कहना चाह रहे हैं कि या तो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनने चाहिए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर वो कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जेडीयू के राजनेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदें उन्हें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार सबसे बड़े किंग मेकर साबित हो सकते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था और उस दौरान ये चर्चाएं तेज थी कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। आखिरकार क्या वो वक्त आ चुका है कि अब न सिर्फ कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस बल्कि एनडीए समर्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी समेत सहयोगी दलों को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो ही बेहतर भविष्य और बेहतर राजनीतिक समीकरण बनाए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।